हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स 4, जहां हम फिज़िक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं और उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है वो 12th फिज़िक्स हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, जिसके अंदर हम अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। और देखिए, इसको पूरा बेसिक से एडवांस तक सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो जो चीज़ें आएंगी उन सब को वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सॉल्व करते जाएंगे। ये पहला पार्ट है जिसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जो आती है डेफिनेशन वो विद्युत की आती है कि भाई विद्युत क्या होता है। तो विद्युत एक ऊर्जा का प्रकार है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो देखिए, विद्युत जो है बेसिकली एक ऊर्जा का प्रकार है। जैसे हमारे घर में जो बिजली चलती है, लाइट जलती है, उसमें विद्युत होती है। विद्युत मतलब बिजली। वो जो है अपने से छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर लेती है, उसे ही विद्युत कहा जाता है। ये जो गुण उत्पन्न होता है, इसमें आवेश होते हैं। जो विद्युत को उत्पन्न करवाते हैं वो आवेश होते हैं। आवेश का उत्पन्न होना ही विद्युत कहलाता है। अब देखिए, जो आवेश कैसे उत्पन्न करेंगे। अगर एक वस्तु है और एक दूसरी वस्तु है, एक वस्तु को ए नाम दे दिया, दूसरी वस्तु को बी नाम दे दिया। अगर ए बी को हम आपस में रगड़ेंगे, घर्षण उत्पन्न करेंगे इनके बीच, या रगड़ने पर इनके अंदर आवेश उत्पन्न होता है। एक के ऊपर धन आवेश उत्पन्न होगा तो दूसरे के ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो ये हमारा विद्युत का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, दूसरा जो है वो स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत क्या है? जैसे वर्ड में लिखा है आगे स्थिर। स्थिर मतलब रुका हुआ होना। तो जो आवेश उत्पन्न होगा वो उस वस्तु में अगर रुका है तो उसको स्थिर वैद्युत कहा जाता है। तो देखिए, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिन वस्तुओं में आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है उस वस्तु को आवेशित कहा जाता है, और यदि वस्तु में उत्पन्न इस आवेश को स्थिर रखा जाए, स्थिर मतलब रोक के रखा जाए, तो इसे स्थिर विद्युत कहते हैं। तो देखिए, ये ऊपर जो एक उदाहरण दिया था कि ए वस्तु है, बी वस्तु है, इन दोनों को आपस में रगड़ा तो यहाँ पर आवेश उत्पन्न हुआ। एक पे प्लस हुआ तो दूसरे पे माइनस हुआ। एक पे धनावेश उत्पन्न हुआ है, एक पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ है। अगर ये दोनों रुके हुए रहें, रुके मतलब स्थिर अवस्था में हो, तो इसी को स्थिर वैद्युत कहा जाता है। ए के ऊपर धन आवेश है, वो एक स्थिर वैद्युत है। बी के ऊपर ऋण आवेश है, वो एक स्थिर वैद्युत है। इसी को स्थिर वैद्युत कहा जाता है। अब तीसरा देखिए, विद्युतीकरण। विद्युतीकरण क्या है? वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनके अंदर आवेश की उत्पत्ति को स्थिर वैद्युतीकरण कहते हैं। तो वही बात है, एक वस्तु ए हो गई, दूसरी वस्तु हमारी बी हो गई। इन दोनों को आपस में हमने घर्षण करा या इनको रगड़ा तो एक पे धन आवेश आ जाए, दूसरे पे ऋण आवेश आ जाए, तो इसे विद्युतीकरण कहते हैं। विद्युतीकरण मतलब आवेश का उत्पन्न होना। अब देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में एक सिद्धांत है जिसे स्थिर वैद्युत प्रेरण का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा अभी कि ए वस्तु, इसको बी के साथ हमने रगड़ा तो ए और बी दोनों के ऊपर धनावेश, एक के ऊपर धनावेश आया, दूसरे के ऊपर ऋणावेश आया, दोनों के ऊपर आवेश की उत्पत्ति हो गई। अब देखिए, जो स्थिर वैद्युत प्रेरण का सिद्धांत है उसमें यह होता है कि जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास रखा जाता है तो अनावेशित वस्तु के पास वाले पृष्ठ पर विपरीत तथा दूर वाले पृष्ठ पर समान आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। ये सिद्धांत आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसे स्थिर वैद्युत प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं या प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए क्या है मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखी हमने जिसका नाम ए है। इसके ऊपर पूरी तरीके से धनावेश था। धनावेश मतलब इसको हमने बाहर से कहीं से धनावेश दिया, और इसके बगल में एक और प्लेट रख दी या एक और वस्तु रख दी जिसका नाम है बी, और ये जो है अनावेशित है।
इसके ऊपर किसी भी तरीके का आवेश उपस्थित नहीं है। परंतु जैसे ही हम इस बी वस्तु को ए वस्तु के पास रखेंगे तो इस धन की वजह से स्थिर वैद्युत प्रेरण होगा। इस धन की वजह से बी के जो पास वाला हिस्सा है, जो इस धन के पास है, वहां पर ऋणात्मक उत्पन्न होगा और जो दूर वाला पृष्ठ है वहां पर धनात्मक उत्पन्न हो जाएगा। देखिए मैं बनाते जा रहा हूँ। यहाँ पास वाले साइड पर ये देखिए प्लस के पास है ना ये वाली साइड, तो इस पे ऋणावेश आया और यहाँ देखिए दूर वाली है तो इसके ऊपर धनावेश उत्पन्न हुआ। तो यही सिद्धांत हमारा स्थिर वैद्युत प्रेरण का सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए इसमें एक और लिखा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत को हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो Q पहले था, प्रारंभिक जो आवेश की मात्रा थी, वही आवेश की मात्रा अंतिम होगी। मतलब आवेश जो किसी भी वस्तु पर होता है उसका मान सदैव नियत रहता है। Q प्रारंभिक जो होगा वो हमारा हमेशा Q अंतिम के बराबर होगा। Q से आवेश को प्रदर्शित करते हैं। और इसी को अगर अलग तरीके से समझें तो Q अंतिम माइनस प्रारंभिक अगर हम करेंगे, मतलब Q का अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान करेंगे तो ये हमेशा 0 के बराबर होगा। इसी को हम बोलते हैं कि आवेश में परिवर्तन 0 होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। और इसके ऊपर जो हमारा स्थिर वैद्युत प्रेरण का सिद्धांत है वो लागू होता है, या ये स्थिर वैद्युत प्रेरण का सिद्धांत हमारे आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये आवेश संरक्षण के तीन तीन गुण लिख दिए हमने। अब देखिए आगे की स्लाइड में हम आवेश को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आवेश एक। अब यहाँ से आप लोगों का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। तो आवेश क्या है? आवेश द्रव्य के आंतरिक गुण को आवेश कहा जाता है, जो द्रव्य के अंदर पहले से उपस्थित होता है या पहले से स्थित होता है। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान होता है, उसी तरह वस्तु में आवेश अंतर्निहित होता है। तो देखिए जो आवेश है वो हर वस्तु का गुण है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य, द्रव्य मतलब कोई भी वस्तु हो, भले ही वो लिक्विड हो मतलब ठोस हो, या द्रव हो या गैस हो, सबके पास आवेश पहले से उपस्थित रहते हैं, जिसे हम अंतर्निहित कहते हैं। आवेश पहले से उपस्थित होते हैं। जैसे कैसे? जैसे आपने पढ़ा है कि परमाणु, परमाणु के अंदर होता है नाभिक, और नाभिक के बाहर हमारे अणु या इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूमते रहते हैं किसी कक्षा में। तो जब कोई भी परमाणु है हमारा, तो उसमें नाभिक में जो रहता है प्रोटॉन, वो धनावेश है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा ऋणावेश है। और प्रत्येक वस्तु जो है इन परमाणुओं से ही मिलकर बनी होती है। देखिए हम इसे अगली स्लाइड में देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको कि क्या मतलब होता है आवेश का। तो देखिए कोई भी अगर वस्तु है, कोई भी द्रव है हमारा, कोई भी मटेरियल जिसको हम वस्तु बोलें या द्रव्य बोलें, तो ये काय से मिलके बना होता है? बहुत सारे अणुओं से। अणुओं से मिल मिलकर बने, यौगिक बनाया, यौगिक से वो द्रव्य बनता है। तो द्रव्य अणुओं से मिलके बनता है, और अणु जो हैं वो परमाणुओं से मिलके बनते हैं। अणु जो है दो या दो से परमाणु जब मिलते हैं तो वो अणु बनाते हैं, और बहुत सारे अणु जब मिलते हैं तो वो वस्तु को बनाते हैं। इसी तरीके से जो अगर परमाणु को देखें तो परमाणु में भी दो चीज होती हैं, एक होता है नाभिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। नाभिक केंद्र में होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए डायग्राम में, ये हम जो गोल गोल बना रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, और इसके जो अंदर है यहाँ पर नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो देखिए ये कोई भी द्रव है वो परमाणु से मिलके बना है, और परमाणु में पहले से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों उपस्थित हैं। तो प्रोटॉन की वजह से धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से ऋणावेश होगा। तो जो भी आवेश होते हैं वो वस्तु के अंदर अंतर्निहित होते हैं, वस्तु में अंतर्निहित होते हैं।
तो ये हमारा क्या कहलाता है, आवेश के गुण या आवेश कहलाता है बेसिकली, कि आवेश क्या होता है। अब देखिए आवेश अंतर्निहित आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक वस्तु में आवेश होता है। अब इसे जो प्रदर्शित करते हैं हम, आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक कूलाम्ब होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है। ये एक अदिश राशि है, मतलब आवेश को प्रदर्शित करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और जो इसका विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र होता है AT। जब आप तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, धारा इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। जो धारा है जिसे इंग्लिश में करंट बोलते हैं, बराबर होता है आवेश बटे समय के। तो ये विमीय सूत्र यहाँ से लिखा गया है कि Q बराबर आई टी, आई मतलब धारा, टी मतलब समय। तो आई का जो मात्रक है वो A है और जो टाइम का है वो T है। तो विमीय सूत्र इसका AT होता है। अब आवेश देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होगा धनावेश और एक हमारा होता है ऋणावेश। ये दो ही प्रकार के आवेश होते हैं। धनावेश जो होता है हमने परमाणु में देखा, तो प्रोटॉन हमारा धनावेश है। इसी तरीके से अगर हम ऋणावेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे आवेश का परिमाण बराबर होता है। वो आवेश का परिमाण कितना होता है, E बराबर प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। गुलाम को C से लिखते हैं। तो ये हमारा प्लस वाला जो है वो प्रोटॉन के ऊपर आवेश है और जो माइनस वाला है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है। तो ये हमारी आवेश की बात हुई। अब देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने स्थिर विद्युत प्रेरण का सिद्धांत पढ़ा था, तो वैसे ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो ये क्या है, किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, पर इसे एक वस्तु से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये वाली डेफिनेशन याद रखिएगा आप। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि आवेश ना तो उत्पन्न हो सकता है ना ही नष्ट हो सकता है, बट या परंतु हम इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। अब देखिए हमें जो भौतिकी के हिसाब से पढ़ना है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो बताता है वो ये बताता है कि जो आवेश है वो हमेशा नियत रहेगा। जो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, नियत मतलब कांस्टेंट, उसका मान चेंज नहीं होगा। क्यू आई, आई का मतलब प्रारंभिक, एफ का मतलब अंतिम। अगर ये दोनों को देखें हम तो प्रारंभिक आवेश अंतिम आवेश के बराबर होगा। आवेश में परिवर्तन शून्य के बराबर होगा। ये जो डेल्टा हम बना रहे हैं वो डेल्टा हमारा परिवर्तन बताता है। तो देखिए इसमें आवेश का परिवर्तन नहीं होता है, जीरो के बराबर होता है। इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे अगर स्थिर विद्युत प्रेरण के सिद्धांत में हमने देखा था कि एक वस्तु है, इसको हमने प्रारंभिक आवेश क्यू दिया। देखिए मान लीजिए यहाँ हमने 5+ दिए और इसके बगल में एक अनावेशित प्लेट थी। अनावेशित प्लेट मतलब उस पर कोई आवेश नहीं है। तो देखिए इस निकाय के लिए इसका प्रारंभिक मान 5+ है, पर यहाँ पर स्थिर विद्युत प्रेरण होगा तो प्लस की वजह से पास वाली प्लेट पे माइनस आएगा और दूर वाली प्लेट पर प्लस आएगा। अब ये हमारी अंतिम स्थिति बन गई। अंतिम स्थिति में देखिए आवेश कितना होगा, तो 5 5 इस प्लेट पर, तो 5+, इस पे 5 माइनस, तो यहाँ पर -5 प्लस, यहाँ पर फिर से 5+, तो 5+। तो देखिए 5+ से 5 माइनस वाला कैंसल, लास्ट में बचा 5। तो देखिए Q प्रारंभिक Q अंतिम के बराबर होता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब आवेश की योग्यता का सिद्धांत। आवेश की योग्यता क्या है, मतलब कोई भी निकाय है। देखिए पिछले स्लाइड पे चलते हैं। जैसे यहाँ मैंने प्लस करा था, इसी का मतलब होता है योग्यता। इसका
बीजगणितीय योग करना। देखिए हम मानते हैं हमारे पास एक निकाय है, निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऐसे बहुत सारे आवेश हैं। तो इस निकाय पे जो कुल आवेश होगा, इस निकाय पे जो कुल आवेश होगा वो Q इन सब का बीजीय योग के बराबर होगा। बीजीय योग मतलब अदिश योग। जैसे हम नंबर्स को सम करते हैं, योग करते हैं या माइनस करते हैं, ऋण करते हैं, उसी तरीके से लिखा जाता है ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो देखिए ये लिखा है इसमें, किसी वस्तु पर कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेश के बीजीय योग के बराबर होता है। मतलब जो Q होगा, कुल को हम NET नेट लिखते हैं, नेट मतलब कुल, बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn तक, जितने भी आवेश हैं उन सब के बीजीय योग के बराबर होगा। अब तीसरा देखिए, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्योंकि वस्तु है, वस्तु पे आवेश जो होगा वो या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा या फिर प्रोटॉन की वजह से होगा। अब आप ये जानते हैं किसी भी वस्तु में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो होगा या तीन होगा, चार होगा, मतलब इस नंबर के फॉर्म में होंगे। अगर प्रोटॉन भी होंगे तो वो भी ऐसे ही होंगे, या तो एक, दो, पाँच, 10, 1000, मतलब नंबर में होंगे। दशमलव वाले अक्षर इसमें उपयोग नहीं होंगे, दशमलव वालों को हम नहीं लेते हैं। कोई भी वस्तु है उसके पास 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 2.5 प्रोटॉन नहीं हो सकते। यही चीज को बताना क्या कहलाता है, क्वांटीकरण। मतलब के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक नंबर के फॉर्म में होंगे, एक पूर्ण नंबर के फॉर्म में, पूर्ण संख्या के फॉर्म में होंगे, जिसे हम पूर्ण संख्या लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वांटीकरण का हमारा सिद्धांत है या आवेश का जो क्वांटीकरण है, वो यह बताता है कि अगर कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु पर जो कुल आवेश है, कुल आवेश हमेशा पूर्ण गुणज के या फिर मूलभूत आवेश के पूर्ण गुणज में होगा। मूलभूत आवेश मतलब आवेश का न्यूनतम मान। तो ये हमारा क्वांटीकरण का सिद्धांत होता है। तो किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो मूलभूत आवेश ई, जो ई ये लिखा है हमने, ये मूलभूत आवेश है। मूलभूत आवेश का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर वस्तु है और यदि उसके ऊपर आवेश है तो सबसे कम आवेश इस ई के बराबर होता है। ई के बराबर मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये इस तरीके से होता है कि ई हमेशा मूलभूत आवेश के पूर्ण गुणज के उसमें होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा, जहाँ n क्या है, 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से अनंत तक, पर इनके बीच में हमेशा एक एक का अंतर होना चाहिए। यहाँ पर 1.5, 2.5, 3.5 या 3.8, मतलब दशमलव वाली या परिमेय संख्या जो हो वो हम नहीं लेते हैं। n का मान हमेशा पूर्ण गुणज के फॉर्म में होगा, पूर्ण संख्या होगी। तो ये हमारा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। और हमने मूलभूत आवेश भी समझ लिया। मूलभूत आवेश मतलब कोई भी वस्तु है उसके ऊपर कुछ आवेश है तो वो आवेश इस ई का पूर्ण गुणज होता है, और ये ई न्यूनतम आवेश है। इससे कम आवेश पॉसिबल नहीं है, मतलब इससे कम नहीं हो सकता, इतना आवेश होगा ही सही। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में वही डेफिनेशन है मूलभूत आवेश की, किसी वस्तु अथवा कण पर आवेश के न्यूनतम मान अथवा किसी वस्तु पर उपस्थित अल्पतम आवेश के मान को मूलभूत आवेश कहते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान होता है ±1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारा मूलभूत आवेश कहलाता है। देखिए ये मूलभूत आवेश की बात हो गई। हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आया है जो हमारे क्वांटीकरण के सिद्धांत पे आधारित है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए।
मतलब 1 कूलम आवेश है हमारे पास। आवेश मतलब Q का मान। Q दिया है हमें 1 कूलम। कूलम को हम C से लिख देते हैं, यहाँ पे पूरी लिख दे रहे हैं, पूरा कूलम लिख दे रहे हैं। Q बराबर 1 कूलम। आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n, इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n हमें ज्ञात करना है। और जो E है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। देखिए इसमें हम क्वांटीकरण का सिद्धांत लगाएंगे। क्वांटीकरण का सिद्धांत, तो क्वांटीकरण का सिद्धांत जो होता है वो है Q बराबर NE। तो Q हमें दिया हुआ है जिसका मान कितना है, 1 के बराबर। तो 1 बराबर n की जगह हम क्या प्लेस करेंगे, हमें निकालना है n, और e की वाली जगह हम 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और यहाँ पर भी कूलम रख देते हैं। तो देखिए n कितना आया, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ऊपर भी कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल या कट गया, तो n बराबर कितना आया, 1/1.6। अब देखिए 10⁻⁻19 नीचे है, अगर ऊपर जाएगी तो ये 10⁻+19 हो जाएगी। तो n बराबर, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक हम 0 को उधार ले लेते हैं, और यहाँ पर 19 की जगह अब 18 घात बची, बटे में 1.6। आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8.25 इंटू 10⁻18। इतने सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित हैं। अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि n दशमलव में नहीं लेते हैं हम, कि दशमलव में n का मान नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहाँ दशमलव आ रहा है, पर साथ में ये भी देखिए इसकी घात कितनी है, 18। अगर मैं यहाँ 18 0 लिखूंगा तो अंत में देखिए अगर 18 0 है तो अंत में क्या आना चाहिए, एक 0। और किसी भी संख्या के अंत में 0 आता है तो वो एक पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब ये n का मान पॉसिबल है, संभव है, तो यहाँ आंसर हमारा सही है। अगर यहाँ घात नहीं होती और सिर्फ 8.25 आता तो ये आवेश पॉसिबल या संभव नहीं होता। तो ये क्वेश्चन हो गया इसका। और देखिए कभी भी कोई ऐसे आंकिक प्रश्न वाले क्वेश्चन आते हैं तो इनको हल करने का तरीका ये है कि जो भी क्वेश्चन में दिया हो पहले उसको लिख लो। दिया हमें Q था और E था, हमें पता होना था E। और देखिए पूछा क्या था, n ज्ञात करना था, इसको लिख लिया। और इन तीनों से जो भी फॉर्मूला बन रहा हो, जो हमने पढ़ा हो, उसको यूज़ कर देना है, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से सारे आंकिक प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट 1 में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो आएगा वो हम कूलाम का नियम और इस पे आधारित क्वांटीकरण के सिद्धांत पर जो आधारित हैं हमारे क्वेश्चन, जो उदाहरण नंबर 1 है और उदाहरण नंबर जो 2 है, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में हल करेंगे। जिनको भी 12th की फिज़िक्स पढ़ना हो आपके दोस्तों को, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ सीखा हो तो एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। और कमेंट में अगर कोई डाउट हो आपका तो वो भी पूछ लीजिए। और ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसका जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो मैं वेबसाइट पे डालूँगा, उसकी लिंक प्रोवाइड होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।